हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज हम लोग मैट्रिक की परीक्षा जो कि 2021 के सेकेंड शिफ्ट में हुई थी, सोशल साइंस की परीक्षा, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज हम विश्लेषण करेंगे। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें तो यहाँ स्क्रीन पर आपको साफ दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2, और यह कहता है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा सही जवाब ग, असहयोग आंदोलन। चूँकि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ 1920 में शुरू किया गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है 4 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर ज़िला में चौरी चौरा एक जगह है जहां पर एक थाना में जो भी आंदोलनकारी थे वे आग लगा दिए, जिससे थाना के सभी कर्मी मारे गए। और यह भारी पैमाने पर जो हिंसक आंदोलन हो गए, जिस कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख, 1 मई को। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पर साफ दिख रहा है, और यह वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही जवाब ग हो जाएगा 8, क्योंकि पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जब से जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, अनुच्छेद 370 को पंगु बनाया गया, तब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 भाग में बटा, और इस तरह अब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसकी संख्या 8 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ख, 2005 में। 2005 में। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और 6, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है? तो अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और उनको कहना था कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, इंग्लिश में कहा जाता है। वही लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। अब्राहम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो 73वां संशोधन से प्राप्त हुआ। ख ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो इनमें से सभी बाधा के काम करता है। अशिक्षा भी लोकतंत्र में बाधा है, गरीबी भी लोकतंत्र में बाधा है, बेरोजगारी लोकतंत्र में बाधा है, तो इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो यह राजगीर में है। ऑप्शन ख, राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अब लोग हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का कहता है, तो यह देखिए, और यह कहता है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो मध्य युग में। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है कहाँ से? भाखड़ा नांगल से। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है कौन सा है? तो उत्तराखंड। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग, दक्षिण बिहार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
14। अच्छा, एक बात यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। सर्वाधिक सूखा जो प्रभावित होता है बिहार के दक्षिणी भाग होता है, जिसको प्रायद्वीपीय भाग के रूप में जानते हैं, जबकि उत्तरी भाग को बाढ़ के लिए वो प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार में बाढ़ हमेशा आते रहता है और दक्षिण बिहार में सूखा से लोग परेशान रहता है। उत्तर और दक्षिण बिहार में बांटने का काम कौन करता है? तो मुख्य रूप से गंगा नदी करती है। गंगा से उत्तर की तरफ जो भी होते हैं सब हिमालयन नदी का क्षेत्र होता है, और यह दक्षिण का जो क्षेत्र होता है प्रायद्वीपीय भाग, यह सूखा से संबंधित है। तो यह सभी हमें जानकारी रखनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो इसका सही जवाब का फ्रैंकफर्ट की संधि। क्वेश्चन 15। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो यह हुआ संवैधानिक राजतंत्र का, संवैधानिक राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ। चलिए आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 16। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो यह लेनिन ने किया। इनका पूरा नाम व्लादिमीर इवानोविच लेनिन था, और रूस का जो राजधानी है वह मॉस्को है, और वर्तमान समय में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। तो ये सभी हमें जानकारी रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसका सही जवाब है CSO अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नांकित में कौन पिछड़ा राज्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ बिहार। बिहार पिछड़ा राज्य की श्रेणी में आता है। यहाँ स्क्रीन पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम बढ़ेंगे, और यह कहता है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध नेता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? सही जवाब ख भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 22। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो यह अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण का ये सबसे बड़ा कारण है। क्वेश्चन नंबर 24। सोपानी कृषि प्रचलित है, तो यह किस लिए प्रचलित है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा घ सोपानी कृषि प्रचलित है मतलब कहाँ में प्रचलित है, किस राज्य में प्रचलित है? तो यह उत्तराखंड में प्रचलित है, और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो देहरादून। आगे प्रश्न की तरफ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, और यह कहता है बिहार में प्रायः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 26। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो यह चरक को कहा जाता है। किनको? चरक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैट्रिक की परीक्षा की दृष्टि से, तो आप ध्यान रखेंगे, और अच्छे मार्क्स लाने के लिए अगर 2-3 बार सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? VVI क्वेश्चन लगा लीजिएगा। यह जो है ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, और ये लगभग तकरीबन हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। कंपटीशन के ख्याल से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब घ हो जाएगा 7%। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो 7% क्षेत्र में वन है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नांकित में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क मैग्नेटाइट। क्वेश्चन नंबर 29। सबसे घटिया कोयला है? तो यह है पीट। पीट सबसे घटिया कोयला माना जाता है, जबकि एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30।
निम्नांकित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो यह हो जाएगा ग धान। धान जो है रोपण फसल नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो यह धान हो जाएगा। 32, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो यह 60%। क्वेश्चन नंबर 33 और 33 कहता है निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो यह इनमें से सब हो जाएगा। समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है और टेलीविज़न है, सभी संचार के साधन है। 34, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है कौन है? तो इसमें भी सभी हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं भी है, आवास भी है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी है। 35 क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखें तो कहता है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो यह हो जाएगा ग विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय ही वैश्वीकरण कहलाता है। और 36, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो यह है आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। 37 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो यह भी हमें जानना चाहिए। 38, बिहार राज्य है तो क्या है? तो यह है कृषि प्रधान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो यह आपको प्रभावित करेगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और यह रहा क्वेश्चन नंबर 40। ये कहता है बिहार में कितने ज़िले हैं? आप जानते होंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है कि इस समय बिहार में 38 ज़िला है और 38वां ज़िला अरवल है। 41, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आसान क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, BBI इसको रखेंगे। यह जयप्रकाश नारायण JP के नाम से बिहार में प्रसिद्ध हैं। बिहारी नहीं कहें बल्कि पूरे देश विदेश में भी कहें कि JP के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है। तो यह कहता है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका सही जवाब ग 1971 में, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो बहुत सारे सैनिक कमांडरों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह एक नए देश का उदय हुआ। पाकिस्तान से बंटने के बाद पहले बांग्लादेश आपको पाकिस्तान का ही अंग था और यह पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन फिर स्वतंत्र देश बना और तब इसका नाम बांग्लादेश पड़ा 1971 में। 43, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की शुरुआत हुई? BBI क्वेश्चन है। राजस्थान से BVI मैट्रिक की परीक्षा के दृष्टिकोण से तथा कंपटीशन के लिए भी बार बार पूछता है, तो इसको ध्यान रखेंगे राजस्थान से। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो यहाँ पर चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, चंडीगढ़। संघ सरकार का उदाहरण है तो इसमें से कौन सा देश होगा बताइए? तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो इसमें से सभी हो जाएगा। अमेरिका भी है, भारत भी है और कनाडा भी है। ये सारे के सारे क्या हैं? तो संघ सरकार के उदाहरण है। 46, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा किए थे, ग हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग RBI के नाम से जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47 और 47 क्या कहता है कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। तो यह आप जानते होंगे, पिछले वीडियो में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था। तो एगमार्क निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो यह हो जाएगा कृषि क्षेत्र जो है यह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी। तो यह हो जाएगा क किसानों पर लागू था 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली का मतलब होता था कि जो नील्हे थे अर्थात जो ज़मींदार भारत के थे वो सभी लोग अंग्रेज़ से मिले हुए थे और उसके कहने पर या उसके आदेशा के अनुसार अपने फ़ायदे के लिए अगर आपके पास 1 बीघा का ज़मीन होता था अर्थात 20 कट्ठा, तो उसमें 3 कट्ठा पर नील की खेती की जाती थी। चूँकि नील की खेती करने से खेत की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती थी और दूसरे पौधों को उगाने में बड़ी मशक्क़त करना पड़ता था, इसलिए किसान करना नहीं चाहते थे और बहुत कम दाम दे करके उनसे नील लिया जाता था। तो यह जो कुव्यवस्था था बाद में महात्मा गांधी जी ने इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया और इसे मुक्त करवाया। तो यह 3 कठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो यह हो जाएगा हंटर समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। तो यह होगा बिहार ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है, जीरादेई में। ठीक है, सिवान जिला भी पड़ता है और यह हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो नवादा जिला में है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो यह नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 54। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की ज़रूरत है। तो यह बहुदलीय व्यवस्था की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यह हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की 51 कविताएं जो कि हिंदी में लिखी गई है, बहुत प्रसिद्ध है, कवि भी थे। और एक बात और रोचक मैं बताता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना संबोधन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी में दिया था। तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी। इनसे जुड़े हुए मैं कुछ तथ्य बताया, तो इससे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। तो यह होगा आपको 1975 में। ठीक है, 1975 में। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं। तो अधिकेंद्र कहते हैं। सुनामी संबंधित है किससे है। तो समुद्र से संबंधित है। ठीक है। मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। यह रहा आपके स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप चुन सकते हैं क्योंकि भूकंप प्राकृतिक आपदा है। आग लगना प्राकृतिक आपदा नहीं है। बम विस्फोट प्राकृतिक आपदा नहीं है। रासायनिक दुर्घटना प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सही होगा भूकंप। 61। निम्नांकित में कौन खरीफ की फसल है। तो यह हो जाएगा धान खरीफ की फसल है। बाकी जौ जो है रबी है, तिलहन रबी है और गेहूँ रबी है, रबी फसल है। ठीक है। 62 यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या कहता है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो यह डेयरी विकास से संबंधित है।
63 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? पीछे भी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया, फिर एक बार देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है, और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, और वह महाराष्ट्र के वर्तमान समय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी हासिल होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? तो यह मुंबई में स्थापित की गई थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो यह था बिस्मार्क। मैं फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ कि ये जितने सारे 5-6 वीडियो मैंने बनाया है एक विषय का, सोशल साइंस और साइंस का, तो अगर 1 से 2 बार आप देख लेंगे तो मैं समझता हूँ 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते रहे हैं, और आपको आसानी से याद हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। तो एक क्वेश्चन नंबर 66, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था आपको 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि। और यह जो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो यह था बिस्मार्क। और ये VVI रखिए, ये बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसको ज़रूर आप याद कर ही लेंगे निश्चित रूप पे। ठीक है, तो यह देखिए क्वेश्चन नंबर 67, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो यह हम्फ्री डेवी ने किया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इसका नारा था करो या मरो, डू और डाई। कब? 1942 में शुरू हुआ ये आंदोलन, भारत छोड़ो। गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। डू और डाई का नारा दिया, अर्थात करो या मरो का नारा उन्होंने दिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दास कैपिटल को। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, और यह कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो यह होगा 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में, और इसके जो संस्थापक थे वह A.O. हुम थे, अर्थात एक्वियस हुम थे। 71, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो यह चंपारण में किया था। चंपारण बिहार में है। ठीक है, बिहार राज्य में चंपारण है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 का कहता है, तो मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? 72, तो इसका आंसर ग हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन में हुआ था मुद्रण का आविष्कार। चीन की राजधानी है बीजिंग, और वर्तमान समय में चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम शी जिनपिंग है। ठीक है, तो यह भी हमें याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है। भारत का, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, अब हम लोग देखते हैं भारत का जो है, भारत का सबसे लंबा बांध है तो कौन है? तो यह होगा हीराकुंड बांध। किस नदी पर है? तो महानदी पर है हीराकुंड बांध। 74, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? ठीक, तो किसको कहा जाता है? लोहा को। लोहा को उद्योगों का जननी कहा जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है यह खनिज। आप देखिए 75 क्वेश्चन, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो ऑप्शन क एंथ्रासाइट, पीछे भी मैंने जिक्र किया था, उसमें सबसे खराब कहा गया था, तो सबसे खराब पीट होता है, जबकि सर्वोत्तम कोयला सबसे अच्छा एंथ्रासाइट होता है, मैंने बताया था। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखें गंडक परियोजना है, कहाँ है? तो यह है वाल्मीकि नगर में। वाल्मीकि नगर में। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं,
निम्नांकित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो यह आपको मालूम होगा, मध्य प्रदेश अर्थात एमपी में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। और यह कंपटीशन के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, BBI इसको रखिएगा, यह बार बार पूछा गया है रेलवे में, SSC में भी, मैट्रिक में भी। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर याद कर लेंगे। 78 कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, कहाँ है? तो यह भागलपुर में है, भागलपुर में है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यह सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है, तो कौन होगा? तो वर्षा की कमी, जानते हैं वर्षा कम होगा तो वहाँ पर सूखा होगा, जैसे राजस्थान में बहुत कम होता है तो वहाँ पर थार मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 80, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो यह हो जाएगा आपका, ऑप्शन दिख नहीं रहा है यहाँ पर, हम देखेंगे, हो जाएगा उत्तर बिहार। उत्तर बिहार जो है बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, अर्थात बाढ़ से प्रभावित होता है। BPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, और दक्षिण बिहार सूखा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चूँकि उत्तर बिहार में जो भी हिमालयन नदियां हैं वह जो भी आता है सब बाढ़ लेकर के आता है। ठीक है, चाहे वो कोसी नदी हो, गंडक हो, महानंदा हो, ये सारी नदियाँ हिमालय से निकलती है और उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है, गंगा में मिलती है, इस कारण से। और कोसी को तो बिहार का शोक ही कहा गया है, सौरव बिहार कहा गया है। तो यह तो बहुत प्रलय लाती है, और सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी जो है बिहार में ही कोसी नदी है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सारी बातों को ध्यान रखना है। और आज का जो वीडियो होगा यहीं समाप्त होगा। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में हम यह कहेंगे कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलेंगे। खास करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपको आगे वीडियो चाहिए इस तरह का, किस विषय का, तो उसका वीडियो हम बना देंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।